नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं नई सीआरपीसी में ज़मानत के प्रावधानों पर। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि नई सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो संसद द्वारा पास किए जा चुके हैं और राष्ट्रपति द्वारा उनको स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है और कुछ ही समय के पश्चात नोटिफिकेशन के माध्यम से अर्थात गजट के माध्यम से ये नए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू किए जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नई सीआरपीसी में जो ज़मानत के प्रावधान हैं उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे ज़मानत के प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए हम समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा BNSS, जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम सीआरपीसी कहते हैं, ठीक उसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नई सीआरपीसी का नाम है उसको शॉर्ट में BNSS के नाम से जाना जाएगा। तो BNSS ने मौजूदा कोड जो सीआरपीसी है की तुलना में ज़मानत प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। BNSS में अधिकांश प्रावधानों का पाठ मौजूदा सीआरपीसी के समान ही है। BNSS में जमानत बॉन्ड और बॉन्ड की परिभाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा विचाराधीन कैदी की हिरासत की अधिकतम अवधि और अग्रिम जमानत के प्रावधान में भी बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी जमानत बॉन्ड और बॉन्ड शर्तों की परिभाषित नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि सीआरपीसी में जमानत बॉन्ड और बॉन्ड की शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा नया सीआरपीसी है BNSS ने इनको भी परिभाषित करके स्पष्टता प्रदान की है। BNSS की धारा 2 खंड B जमानत को इस प्रकार परिभाषित करता है। जमानत का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा बॉन्ड या जमानत बॉन्ड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना। अब हम बात करते हैं खंड D की। धारा 2 में जो खंड D दिया गया है वो हमें जमानत बॉन्ड के बारे में बताता है। जमानत बॉन्ड को इस प्रकार परिभाषित करता है। जमानत बॉन्ड का अर्थ है जमानत के साथ रिहाई का वचन देना। खंड E बॉन्ड को इस प्रकार परिभाषित करता है। बॉन्ड का अर्थ है एक व्यक्तिगत बॉन्ड या बिना जमानत के रिहाई का वचन। अब हम बात करेंगे नई सीआरपीसी में जो विचाराधीन कैदियों को लेकर लाए गए बदलाव की। यह उल्लेख करना उचित होगा कि धारा 436A सीआरपीसी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 के तहत शामिल की गई थी। इसमें बताया गया था कि जहां एक विचाराधीन अपराधी को अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, जहां मृत्यु से दंडनीय अपराध नहीं किया गया है, उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में चल रहे आरोपी के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार की मान्यता के रूप में जोड़ा गया है। हालांकि BNSS की धारा 479 अर्थात 479 जो सीआरपीसी की धारा 436A का प्रतिरूप है, उसमें विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। जैसे पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई। मौजूदा कानून में पहली बार के अपराधी की शीघ्र रिहाई का कोई प्रावधान नहीं है, यानी जिसे पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो। हालांकि नए कानून में ऐसे पहली बार के अपराधियों की शीघ्र रिहाई का प्रावधान किया गया है यदि उन्होंने अपराध के लिए निर्धारित सज़ा की 1/3 तक की अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिता ली है। BNSS की धारा 480 के प्रावधान में
जो गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत कब ली जा सकती है से संबंधित हैं। कहता है बशर्ते यह भी कि केवल यह तथ्य कि किसी आरोपी व्यक्ति को जांच के दौरान गवाहों द्वारा पहचाने जाने या पहले 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की आवश्यकता हो सकती है। जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। अब हम बात करते हैं अग्रिम जमानत प्रावधान में बदलाव। कहने का मतलब यह है कि जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान सीआरपीसी में दिया गया है, नई सीआरपीसी में जो एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत के प्रावधान में क्या बदलाव किया गया है, अब हम उस पर बात करेंगे। जब किसी अपराध को करने के आरोपी व्यक्ति को अपराध करने के विरुद्ध गिरफ्तारी की आशंका होती है तो गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा सकती है। सीआरपीसी की तुलना में बीएनएसएस में अग्रिम जमानत को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस बदलाव को छोड़कर कि मौजूदा कानून सीआरपीसी की धारा 438 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट धारा 376 DA जिसमें 16 वर्ष और धारा 376 DB जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत नहीं ले सकता। इस प्रकार नए प्रावधान ने उन व्यक्तियों को अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं देकर प्रावधान की प्रयोज्यता को बढ़ा दिया है, जिन पर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है, जो मौजूदा कानून के तहत 16 वर्ष है। बीएनएसएस की धारा 482 की उपधारा 4 इस प्रकार है। इस धारा में कुछ भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा 2 के तहत अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भारतीय न्याय संहिता की बात अभी की गई है वो उसे हम आईपीसी नई आईपीसी के रूप में देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता अर्थात नई आईपीसी 2023 उसकी धारा 65 और 70 में बलात्कार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 अर्थात नई आईपीसी की धारा 70 की उपधारा 2 इस प्रकार है, जहां 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनाकर या सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना या मृत्यु। तो ये थे जमानत से संबंधित कुछ प्रावधान जो कि नई सीआरपीसी में बदलाव किए गए हैं। अधिकांश प्रावधान मौजूदा सीआरपीसी के समान ही हैं।